कासगंज में शहीद हुए सिपाही देवेंद्र सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आगरा जोन के एडीजी अजय आनंद, कासगंज के एसपी मनोज सोनकर और डीएम समेत तमाम अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो सिपाही देवेंद्र, जो कि इस घटना के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिपाही देवेंद्र और दारोगा मौके पर पहुंचे थे। शराब माफियाओं के हमले में सिपाही देवेंद्र सिंह की मौत हो गई। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उत्तर प्रदेश के कासगंज में हमला मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कासगंज के मुख्य आरोपी मोती धीमर के भाई को मुठभेड़ में मार गिराया। खबर के मुताबिक मोती के भाई आरोपी अलकार सिंह को पुलिस ने ढेर कर दिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश हो रही है। कासगंज में पुलिस टीम पर हुए हमले में एक सिपाही की मौत हो गई, जबकि एक दारोगा गंभीर रूप से जख्मी हुए। बताया गया कि दोनों वहां के नगला धीमर गांव में अवैध शराब के कारोबार की सूचना पर कार्रवाई के लिए गए थे। तभी शराब माफिया ने उन्हें बंधक बनाकर उनकी पिटाई कर दी। पुलिस वाले जब थाने नहीं पहुंचे तो रात के अंधेरे में टॉर्च की मदद से पुलिस वाले गायब हुए अपने साथियों को खोजने लगे। पुलिस टीम को दारोगा जख्मी हालत में मिले, जबकि सिपाही तब तक दम तोड़ चुका था, जिसे पुलिस वाले अपने कंधों पर उठाकर वहां से ले गए। तो सिपाही की हत्या शराब माफियाओं ने की। एक आरोपी अलकार सिंह को हालांकि ढेर कर दिया गया, लेकिन बाकियों की तलाश जारी है। गांव वालों ने और उस मोती धीमर और उसके भाई एलगार ने पुलिस टीम पर अपने साथियों के साथ हमला कर दिया, जिसमें हमारा जवान शहीद हो गया और दरोगा जी काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सूचना पे तत्काल एसपी वहाँ मौके पे पहुँचे और रात में ही हम लोगों ने कॉम्बिंग की और कॉम्बिंग के दौरान एक पुलिस मुठभेड़ हो गई, जिसमें एलगार जो नामजद अभियुक्त है वो घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया, वहाँ जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। अन्य जो अपराधी हैं उसकी सभी की तलाश रही है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजेंद्र शर्मा कासगंज से हमारे साथ, आरिफ खान मृतक देवेंद्र के घर से लाइव हैं। सबसे पहले अजेंद्र, आपके पास, आप क्योंकि वहां पर मौजूद है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, जरा दिखाइए वहां पर तस्वीरें। पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? 12 टीमें खोज कहां रही हैं आरोपियों को? गायत्री, मैं आपको बता दूं, अभी 12 टीमें लगातार उसको खोज रही हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है, क्योंकि वो मुख्य आरोपी है और वो बड़ा शातिर है। उस पर 11 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और शराब माफिया बताया जाता है। लगातार वो कच्ची शराब का काम करता था। उसके बाद लगातार पुलिस उसको जब पकड़ने गई थी तो उसने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, उनको बंधक बना लिया, जिसमें एक दरोगा जो गंभीर घायल हुए हैं, वहीं एक सिपाही शहीद हुआ है। फिलहाल जो है शहीद सिपाही के परिजनों ने जो है 50 लाख की जो है मुआवजा दिए की घोषणा की है। वहीं उनके परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। आज उसके पोस्टमार्टम के बाद जो है तो सम्मान के साथ गार्ड ऑनर के उनको जो सम्मान दिया गया, एडीजी मौजूद रहे। फिलहाल जो है लगातार टीमें गश्त कर रही हैं, ढूंढ रही हैं, लेकिन अभी तक रात बीत गई है, पूरा दिन बीतने जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी मोती तक नहीं पहुंच पाई है। जी, आरिफ खान भी हमारे साथ हैं शहीद के घर पर। आरिफ, क्या कह रहा है परिवार? घर में और कौन कौन है? देखिए, इस परिवार में शहीद देवेंद्र की पत्नी है, 2 बेटियां हैं और एक बहन है। यानी यूं कह सकते हैं बहुत छोटा सा परिवार है और उस परिवार का एक ही कमाऊ बेटा था जिसकी हत्या कर दी गई है। देखिए, गांव वाले साफ तौर पर कह रहे हैं जिस हिसाब से जो कुकृत किया गया, जिस हिसाब से दुस्साहसिक वारदात की गई थी और पुलिस ने एनकाउंटर में एक आदमी को मार गिराया, घर वाले साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है मोती, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और देखिए, अगर मैं साफ तौर पर सब लोग कह रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो शायद पुलिस के इतिहास में नजीर बने। तो कुल मिलाकर यह है कि गांव के लोग, परिवार के लोग और रिश्तेदार साफ तौर पर बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा कार्रवाई हो। जी, लौटेंगे आपके पास। सिपाही देवेंद्र जसावत के पिता कासगंज के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां उनका पोस्टमार्टम हुआ है। डीएम ने सिपाही के पिता से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। शहीद सिपाही देवेंद्र जसावत ने 2015 में यूपी पुलिस में कांस्टेबल पद पर ज्वाइन किया था। देवेंद्र अपने पिता के इकलौते बेटे थे। देवेंद्र के पिता महावीर सिंह किसान हैं। घटना की खबर मिलते ही पिता रात में ही रिश्तेदार के साथ कासगंज रवाना हो गए थे। शहीद हुआ है, उसकी तो मान लो बदला लेना चाहिए। कब भर्ती हुआ था इसकी? 15 में। शादी
शादी भई है 17 में। फतेह ने फोन लगायो मेरे लिए, वानी पापा जी क्या कर रहे हो? मैं जो मेरे बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पानी गेहूं में देकर नीचू हो गया हूँ मैं, और तो कुछ नहीं, मैं बैठा हूँ। ये तो आलू फालू कब खुदेंगे, कैसे का है, आलू की खेती के बारे में पूछ रहा हूँ। सिपाही देवेंद्र जसावत का घर आगरा में है। उनके शहीद होने की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया। बड़ी संख्या में गांव के लोग जमा हो गए और सिपाही के रिश्तेदारों को संभाला गया। देवेंद्र की 2017 में शादी हुई थी। उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी वैष्णवी 3 साल की है, जबकि छोटी बेटी 4 महीने की है। बड़ी बेटी घर पर जमा लोगों की वजह समझ नहीं पा रही है। उसे तो अपने पापा का इंतजार है। कासगंज में शराब माफियाओं ने जिस तरह से पुलिस कर्मियों पर हमला किया था, उसमें एक सिपाही की शहादत हुई है। जो सिपाही शहीद हुआ है वो आगरा का रहने वाला था और इस वक्त हम उसी शहीद सिपाही के घर के बाहर खड़े हैं और ठीक पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं। ये वो घर है जो शहीद देवेंद्र सिंह का घर है और इसके बाहर तमाम लोगों की भीड़ लगी हुई है। पास पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग यहाँ आए हुए हैं, शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं ताकि उनका दुख जो है परिवार का उसको शेयर कर सके। लेकिन जिस तरह से वारदात हुई है, बड़ी जघन्य वारदात है। हालांकि इस मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और साफ तौर पर कहा है कि जो भी इस पूरे कांड के दोषी हैं उन पर सख्त और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरिफ, एक लौते कमाने वाले थे देवेंद्र। परिवार से आपने बात की होगी, कोई पहुंचा है क्या प्रशासन की तरफ से उनसे मिलने के लिए, उनसे हालचाल जानने के लिए? क्योंकि सीएम की तरफ से साफ तौर पर मदद का ऐलान किया गया है। कौन पहुंचा उनसे मिलने के लिए? देखिए, बिल्कुल गायत्री, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदद का जो आश्वासन दिया है, उस लिहाज से प्रशासनिक तमाम अधिकारियां मौजूद हैं, पुलिस के आला अधिकारियां पहुंच गए हैं और चूंकि अंतिम संस्कार थोड़ी देर बाद होगा, लिहाजा जिस हिसाब से जो प्रोटोकॉल होता है शहीद का, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार भी थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। तो लगातार संपर्क में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी लगातार परिवार के संपर्क में और तमाम तरह की जो बातें कह रहे हैं कि कोई दिक्कत आएगी तो सीधे प्रशासन के लोगों से संपर्क करें, जो पुलिस के आला अधिकारी उनसे संपर्क करें। तो कुल मिलाकर यह है कि जिस हिसाब से सरकार एक्शन में है, प्रशासन भी एक्शन में है, पुलिस भी एक्शन में है। लेकिन देखिए गायत्री, फिर मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर है। जिस हिसाब से जो मुख्य आरोपी है वो फरार है, अगर उसके खिलाफ बड़ा एक्शन होता है, क्योंकि परिवार के लोग मांग कर रहे हैं कि जो मोती मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ बड़ा एक्शन होना चाहिए और इसकी लगातार मांग भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि जब तक मोती की गिरफ्तारी नहीं होगी या मोती के खिलाफ बड़ा एक्शन नहीं होगा, तब तक घर वालों की जो नाराजगी है वो शायद थोड़ी बहुत जायज रहेगी। लेकिन हालांकि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी आरोपी हो, जो भी इतने भी आरोपी है, उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जी गायत्री। लौटेंगे आरिफ। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में पुलिस वालों पर हमला और एक सिपाही की पीट कर हत्या कर दिए जाने के मामले में सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। इस घटना के आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश हुए हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने सिपाही के घर वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने के भी निर्देश दिए। सीएम योगी के सख्त रुख के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और जल्द उसे बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी, जब वारदात में शामिल एक आरोपी को मार गिराया गया। बताया गया कि मारे गए आरोपी का नाम अलकार सिंह था। अलकार सिंह इस घटना का मुख्य आरोपी मोती धीमर का भाई था। बताया गया कि इस घटना को अंजाम देने वाला मोती धीमर ही है। मोती धीमर के ऊपर पहले ही 11 केस दर्ज हैं। एक आरोपी को मार गिराने के बाद पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया गया कि बंधक बनाकर पीटने के बाद आरोपी घायल दारोगा की सर्विस रिवॉल्वर भी लेकर भाग गए, जिसके बाद कई जिलों की पुलिस को आरोपियों की तलाश में लगा दिया गया है। नगला धीमर गांव में घटना वाली जगह पर पीएससी को भी तैनात कर दिया गया। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 12 टीमें काम कर रही हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। सर, कासगंज की जो घटना हुई उसे किस तरह लेते हैं और कार्रवाई कितनी तेज हुई? सर, कासगंज की घटना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। जिस तरीके से हमारे पुलिस के लोगों पर लोग हमला कर रहे हैं, हमारी सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और पुलिस का किसी पर भी कोई गुंडाई करे, कोई हमला करे, कोई जानलेवा उसको क्षति पहुंचाए, उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कल की घटना ने सरकार को बहुत गंभीरता से इसको लेने पर विवश किया और हमने तय किया कि इसका परिणाम हम शीघ्र देंगे। जब हमारे पुलिस प्रशासन के लोग अपराधियों को पकड़ने गए तो अपराधियों ने मिल करके दोबारा उन पर
अटैक किया, उसके परिणाम स्वरूप बड़ी मुख्यमंत्री ने ये भी कह दिया है कि इस तरह का कोई भी कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ तो जो एक्शन आप ले रहे हैं, इनकाउंटर में मारे गए, पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, इसके साथ ही NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जाए। दरअसल ये लोग समाज के ऐसे तत्व हैं जो पुलिस पर हमला करते हैं, बोले भाले लोगों को मारते हैं। ये समाज विरोधी तत्व हैं, समाज में भय का वातावरण उत्पन्न होता है, इसलिए हमारी सरकार ऐसे लोगों पर रासुका के तहत भी कार्रवाई कर रही है। अजेंद्र, अभी कैबिनेट मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई होगी। आरिफ बता रहे कि परिवार भी यही मांग कर रहा है कि सबसे पहले आरोपी मोती के खिलाफ कार्रवाई हो। जी गायत्री, मैं बता दूं, ये पुलिस लगातार 12 टीमें हैं, उसके अलावा एक प्लाटून PSC गांव में डाल दी गई है। और वहीं जो घटना स्थल था जहां उसका इनकाउंटर हुआ है, वहां भी एक PSC जो है गाड़ी तैयार खड़ी है। तमाम अधिकारी, अलीगढ़ का फोर्स आया हुआ है, एटा का फोर्स आया हुआ है, अन्य आसपास के जिलों से तमाम फोर्स लगा हुआ है। 12 टीमें अलग से बनाई गई हैं, उसको ढूंढ रही हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। वहीं जो उसकी दरोगा जी की सर्विस रिवाल्वर है, उसका भी अभी तक कोई पता नहीं चला है। पुलिस लगातार उसको ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं है। पुलिस लगातार आश्वासन दे रही है उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन अभी तक उसको पकड़ नहीं पाई है। जी, लौटेंगे आपके पास अजेंद्र। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर ये कि टीएमसी का एक और MLA नाराज टीएमसी का। तो ये बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल से रवि रंजन चट्टोपाध्याय नाराज चल रहे हैं। ममता बनर्जी को चिट्ठी भी लिखी गई है और ये मांग, अपनी नाराजगी को जाहिर किया गया। चुनाव न लड़ने की बात कही गई है नाराजगी के रूप में। इस तौर पर टीएमसी का एक और MLA नाराज। लगातार टीएमसी के विधायकों की नाराजगी के मामले सामने आ रहे हैं और टीएमसी को छोड़कर थाम रहे हैं बीजेपी का दामन। इस सब के बीच एक और MLA रवि रंजन चट्टोपाध्याय भी नाराज। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी को उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आशिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशिका, टीएमसी का एक और विधायक नाराज। देखिए, नाराज तो ठीक कहना फिलहाल थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये जो विधायक है इन्होंने कभी नाराजगी अपनी तरफ से जाहिर नहीं की है, ना ही पार्टी के खिलाफ कुछ बोला तो है। क्या डर लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे? जरूर, हाँ, पर ये जो चिट्ठी है ये जरूर अपने आप में ये चिट्ठी है कि राजनीति में या फिर पार्टी से दूर जा रहे हैं। पर एज हो चुकी है ये जो रवि रंजन चट्टोपाध्याय, ये जो विधायक हैं बर्दवान के, इनकी इसके लिहाज अपनी उम्र और अपनी तबीयत का हवाला देते हुए इन्होंने जो चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी को, ये राजनीति से किनारा करना इस वजह से चाहते हैं। ठीक है आशिका, लौटेंगे आपके पास। तो ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है रवि रंजन चट्टोपाध्याय की तरफ से, कहते हुए चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हालांकि अब इसके मायने क्या हैं ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन लगातार जो टीएमसी के नेता, विधायक, मंत्री, उनका मोहभंग टीएमसी से, सरकार से, और इस सब के बीच अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ता हुआ दिख रहा है। वो नाम है रवि रंजन चट्टोपाध्याय का, जिनकी तरफ से ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी गई, ये कहते हुए कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और आइए बढ़ते आगे। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा और पुलिस वालों पर हमले के आरोपी दीप सिद्धू पर बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर के मुताबिक आईबी की एक टीम आज दीप सिद्धू से करेगी पूछताछ। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दीप सिद्धू से 26 जनवरी हिंसा की साजिश पर सख्त सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी दीप सिद्धू से करेगी पूछताछ और देशद्रोह के केस में उससे सवाल जवाब होंगे। खबर है कि जांच एजेंसियां दीप सिद्धू को उसके बनाए वीडियो और भड़काऊ भाषण दिखाकर सवाल पूछने में जुटी है। एक दिन पहले कोर्ट ने दीप सिद्धू को क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेज दिया था और इस सब के बीच लगातार पूछताछ जारी है दीप सिद्धू से। तो जानकारी ये भी कि आईबी की टीम भी पहुंचेगी और देशद्रोह केस में उससे होगी पूछताछ, उसके वीडियोस दिखाए जाएंगे, उससे सख्त तरीके से सवाल जवाब होंगे। तो दीप सिद्धू से आईबी भी पूछताछ करेगी। कल कोर्ट में दीप सिद्धू को पेश किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की तरफ से कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी थी। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। दीपक, जो लगातार पूरी मामले को कवर कर रहे थे, दीपक, आईबी की टीम कब तक पूछताछ करेगी दीप सिद्धू से?
चलिए दीपक के पास चलेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम लगातार पूछताछ कर रही है दीप सिद्धू से, तो वहीं अब ये जानकारी की आईबी की टीम भी करेगी देशद्रोह केस में पूछताछ। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आनंद, कब तक आईबी की टीम दीप सिद्धू से सख्त सवाल जवाब के लिए पहुंच सकती है? जी देखिए, आज ही ये पूछताछ होगी। तमाम एजेंसियां जो है वो बारी बारी से दीप सिद्धू से पूछताछ करेंगी, जिसमें जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी की टीम है, वो भी शामिल रहेगी। इसके अलावा स्पेशल सेल की एक टीम लगातार कोतवाली जो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है वहां पर मौजूद है और लगातार वो दीप सिद्धू से पूछताछ कर रही है। दीप सिद्धू के 25 नवंबर को दीप सिद्धू ने पहला वीडियो सिंघू बॉर्डर पर आकर बनाया था और वहां पर उसने किसान आंदोलन के पक्ष में लंबी चौड़ी स्पीच दी थी। इसके अलावा लगातार वो सिंघू बॉर्डर के मंच से सरकार के खिलाफ भाषण देता रहा है और उसके अलावा उसने कई मोबाइल वीडियो भी फरारी के दौरान बनाए थे। वो तमाम वीडियो फुटेज और उसकी स्पीच को दिखाकर उससे सवाल किए जा रहे हैं और उस पर सीधा उससे जवाब मांगा जा रहा है। हालांकि दीप सिद्धू विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश भी लगातार एजेंसियों के साथ कर रहा है और लगातार वो अपनी दलील रख रहा है कि उसने लगातार किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लगातार उससे स्पेशल सेल इस बात को लेकर पूछताछ कर रहे हैं कि 26 जनवरी हिंसा में सीधे तौर पर वो मास्टरमाइंड है। उसके तमाम वीडियो और तमाम एविडेंस जो है वो उसके खिलाफ मिले हैं एजेंसियों को। उस पर उसका क्या कहना है, उस पर दीप सिद्धू हालांकि चुप्पी साधे हुए, लेकिन एजेंसियों को ठीक है आनंद, यानी मास्टरमाइंड अगर दीप सिद्धू है तो जाहिर है जो बाकी लोग हैं हो सकता है इससे जुड़े हो। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दीपक, दीप सिद्धू से स्पेशल टीम भी कल से लगातार पूछताछ करे, क्या उगला इसने? क्योंकि आनंद तिवारी बता रहे कि आज ही आईबी की टीम भी सख्त सवाल जवाब करेगी। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि दीप सिद्धू और जो कनेक्शन इकबाल के साथ, जो क्योंकि इकबाल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अब दीप सिद्धू और इकबाल को साथ बैठाकर पूछताछ हो सकती है। साथ ही कई ऐसे जो कनेक्शन होंगे इन दोनों का, क्योंकि जिस तरह से दीप सिद्धू और जुगराज सिंह और उनके साथी वहां चढ़े थे और उसके साथ साथ ही इकबाल सिंह लगातार वीडियो को बनाते हुए जा रहा था और लोगों को लगातार उकसा रहा था और इसी वजह से इकबाल के ऊपर 50,000 का इनाम था और पंजाब से उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब दोनों को आमने सामने बिठाकर स्पेशल सेल और क्योंकि क्राइम ब्रांच के पास ये पूरी जांच है और क्राइम ब्रांच के पास ही इकबाल सिंह को भी ले जाया जाएगा और उसके बाद दोनों से पूछताछ होगी और अहम पूछताछ होगी। कई बड़े खुलासे होने हैं क्योंकि दोनों पूछताछ में ज़रूर बताएंगे कि कैसे कैसे उनकी तकनीक, किस तरह से वो प्लानिंग कर रहे थे और जब लाल किले की तरफ साफ मनाही थी कि वहाँ नहीं जा सकते तो वहाँ लेकर हज़ारों लोगों को कौन लेकर गया, किस तरह से इन लोगों ने उकसाया है, ये सारी चीज़ें अब सामने आएंगी और बेधड़क होकर पुलिस के पास इतने सबूत हैं कि वो नकार नहीं सकते और मना नहीं कर सकते कि ये उन्होंने नहीं किया। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा कि जैसे जैसे कस्टडी रिमांड बढ़ेगी और इनसे पूछताछ होगी तो बहुत सारे खुलासे होंगे। बहुत सारे खुलासे होंगे, लौटेंगे आपके पास। 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा और पुलिस वालों पर हमले के आरोपी दीप सिद्धू को 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में दीप सिद्धू ने कई राज खोले हैं। न्यूज 18 के आनंद तिवारी के रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल सेल की पूछताछ में दीप सिद्धू ने दिल्ली की सीमा पर किसानों के आंदोलन से जुड़ने से लेकर लाल किले पर तोड़फोड़ के बाद भागने तक की सारी कहानी को बयां किया। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, लौटेंगे आपके पास। दीपक, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पूछताछ चल रही है उस सब के बीच अब इनके कनेक्शन को जोड़ना एक बड़ी चुनौती, लेकिन जानकारी यह भी कि कल जब पूछताछ हुई दीप सिद्धू से तो लखा सिंह के साथ उसने अपने कनेक्शन को कबूल किया। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, लखा सिंह सिधाना और दीप सिद्धू एक साथ मंच पर देखे गए थे और जो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, इस जगह पर उनकी मौजूदगी के सबूत मिले थे और जब लाल किले का पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद ये दोनों नज़ारत हो गए, गायब हो गए और वीडियो फुटेजेस इनके आने लगे तब जब ये दूसरे के मार्फत अपनी दोस्त के माध्यम से दीप सिद्धू लगातार विदेशों से अपने वीडियोस भेज रहा था और पुलिस से बचता फिर रहा था। दोनों के कनेक्शन थे, ये साफ जाहिर था, दोनों एक साथ मंच पर होते थे साथ, क्योंकि हालांकि लखा सिंह सिधाना जो है भले ही सोशल एक्टिविस्ट का ढोंग रचता हो लेकिन उसके जो पुराने कारनामे हैं, क्योंकि गैंगस्टर रह चुका है और इस तरह की वारदातों को वो अंजाम दे चुका है। यहाँ पर प्लानिंग के तहत, पूरे प्लानिंग के तहत लाल किले पर हमला किया गया, पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला हुआ। तो लखा सिंह सिधाना और दीप सिद्धू का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। उसके साथ ही जुगराज सिंह और इकबाल,
इकबाल का जो वीडियो सामने आया है, ये वीडियो बहुत अहम है। ये कितना भी देखिए, अपराधी कितना भी अपने को गुनहगार ना बताए, लेकिन जो सबूत वो छोड़ के जाता है वही सबूत अब उसे उसकी सज़ा दिलाएंगे। और ये सबूत क्राइम ब्रांच के पास बहुत है और उनसे वो नहीं नकार सकते। और इसको लेकर इन सभी को आमने सामने बिठाकर जब पूछताछ होगी तो कई बड़े चेहरे, बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। लौटेंगे दीपक आपके पास। तो दीप सिद्धू से लगातार पूछताछ। दीप सिद्धू दिल्ली हिंसा का आरोपी, भीड़ को लीड कर रहा था, उकसा रहा था। उसे कल गिरफ्तार किया गया, कल कोर्ट में भी पेश किया गया। 7 दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को मिली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम लगातार उससे पूछताछ करे। कई राज उगले हैं। दीप सिद्धू ने यह भी माना है कैसे लखा सिंह और वो मिलकर आंदोलन में मौजूद थे। यहां तक कि अब इकबाल सिंह के साथ उसको बिठाकर, दीप सिद्धू को बिठाकर आईबी की टीम भी करेगी पूछताछ। ये भी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लाल किले हिंसा पर बड़ी खबर है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसके आरोपी इकबाल सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। इकबाल सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था और उसे पुलिस ने पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया। इकबाल सिंह पर लोगों को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप है। इकबाल सिंह को भी कर लिया गया गिरफ्तार। 2 दिन 2 बड़ी गिरफ्तारी। एक मुख्य आरोपी दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड दीप सिद्धू गिरफ्त में, तो वहीं दूसरी तरफ इकबाल सिंह को भी कर लिया गया गिरफ्तार। इकबाल सिंह का तो वीडियो भी सामने आया था, कैसे वो लाल किले के गेट को खोलने की बात कर रहा था, नहीं खोलने पर हिंसा की बात कर रहा था, भीड़ को उकसा रहा था हिंसा के लिए। बाकायदा उसकी तरफ से वहां मौजूद रहकर वीडियोस भी बनाए गए थे और इस सबके बीच इकबाल सिंह की तलाश थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दीपक, इकबाल सिंह की तरफ से किस तरीके के राज सामने आ सकते हैं? कहां से? बिल्कुल, देखिए, इकबाल सिंह की गिरफ्तारी जिस तरह से पंजाब के होशियारपुर से हुई है, तो उसके बाद कई ऐसे सवाल हैं जो क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल ने उससे पूछने हैं, क्योंकि इकबाल सिंह वही शख्स है जिसने लगभग 4 मिनट का एक ऐसा वीडियो अपलोड किया था जो लास्ट में उसकी शक्ल दिखाता, लेकिन उसने पूरे वीडियो में लोगों को उकसाया है और ये कहा है कि चलो आज लाल किले में झंडा ही फहराएंगे और अपना धार्मिक झंडा जो है वहाँ पर फहराने की, वहाँ पर लोगों को उकसा रहा था। साथ ही जो लोग नहीं चाहते थे उनको भी वो कोशिश कर रहा था कि वो बैठ जाए, सांस लीजिए, उसके बाद फिर हम लाल किले की तरफ चलेंगे। तो ये वीडियो में उसके सबूत है। इसको लेकर क्राइम ब्रांच की टीमें जो है पूरे सवालों की एक लिस्ट तैयार कर चुकी है, क्योंकि स्पेशल सेल की अरेस्टिंग के बाद क्राइम ब्रांच के पास ही सीधे उसे सुपुर्द किया जाएगा, जिसके बाद जो दीप सिद्धू है उसके साथ भी इसको बिठाकर पूछताछ की जाएगी कि क्या दोनों एक ही समय पर लाल किले में पहुंचे या उन दोनों ने अलग अलग रास्तों से लाल किले के अंदर प्रवेश किया था। जो भीड़ थी उसको कौन लीड कर रहा था, कितने लोग इसमें ऐसे थे जो लीडर का काम कर रहे थे लोगों के बीच जाकर, क्योंकि किसानों की आड़ में जो भीड़ लाल किले पर हमला करने पहुंची थी उसमें पूरी प्लानिंग के तहत इस साजिश को अंजाम दिया गया था। इसमें कई ऐसे सफ़ेद पोस्ट भी सामने आ सकते हैं जिनका खुलासा दीप सिद्धू या फिर जुगराज सिंह की गिरफ्तारी या फिर इकबाल सिंह करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने पूरी प्लानिंग से किया था। तो अब ये सबसे बड़ी जांच सामने आने वाली है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, क्योंकि सैकड़ों लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। जैसे जैसे वीडियो फुटेज जो फुटेज मिला है उन वीडियो फुटेज की तस्दीक पर, उसकी जाँच पर इन दोनों को दिखाया जाएगा और उसके बाद जो लोग हमला कर रहे हैं उनकी पहचान इनसे की जाएगी। देखिए, जो 8 लोग हैं जिन पर इनाम रखा गया था महत्वपूर्ण, उनकी गिरफ्तारी होना, जिनमें से 2 को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको तस्वीर हम लगातार उस दिन की दिखा रहे हैं, 26 जनवरी की, जब ये पूरी हिंसा हुई थी। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा और तोड़फोड़ की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस को 2 दिन में ये 2 बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 2 दिन पहले स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से लाल किला हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को धर दबोचा था और कल एक और आरोपी और आज एक और आरोपी इकबाल सिंह को पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक तरफ करनाल से गिरफ्तारी, शिकंजे में दीप सिद्धू, और दूसरी गिरफ्तारी होशियारपुर से इकबाल सिंह की। ये 2 बड़ी गिरफ्तारियां 2 दिन में और ये बड़ी कामयाबी भी। लेकिन अभी बाकी और भी आरोपी हैं जिन पर इनाम रखा गया था, अब उनकी धरपकड़ कितनी जल्द। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा में साजिश का नया सबूत सामने आया। न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट है कि आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना को 26 जनवरी की हिंसा की पहले ही जानकारी थी। आतंकी संगठन के सरगना गुरपंत सिंह पन्नू का एक ऑडियो सामने आया जिसमें पता चलता है कि उसे साजिश के बारे में पूरी जानकारी थी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट है कि आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना को 26 जनवरी की हिंसा की पहले से जानकारी थी। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਯੂ ਡਿਡਨਟ ਇਵਨ ਲਿਸਨ।
I gave you the hint 3 hours before। मैं कहा भाजी अपने कैमरे तैयार रखो, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਜਨਵਰੀ 26 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕੀ? What is the movement then? They told hundreds and thousands of farmers to come from Punjab and do what? Go back? What did they do then? What was the movement if we would not have done January 26? तो सुना आपने, ये ऑडियो सामने आया जिसमें साफ पता चलता है कि पहले से इस बात की जानकारी थी। न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट है। आतंकी संगठन है सिख फॉर जस्टिस और इसका सरगना 26 जनवरी की हिंसा की पहले ही जानकारी थी इसको। आतंकी संगठन के सरगना पन्नू का ये ऑडियो सामने आ गया है। आनंद नसीमन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। यानी जो बात लगातार आनंद कही जा रही थी कि खालिस्तानी कनेक्शन है, पहले से इसकी पूरी कहानी को लिखा जा रहा है, अब इसी बात की तस्दीक ऑडियो कर रहा है। जी बिल्कुल, ये गुरपतवंत पनूम ये वही बंदा है जिसको कि यहाँ पर भारत ने उसको बैन कर दिया है, इसके ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया है और इसको यूएपीए के तहत टेररिस्ट भी घोषित किया गया है। गुरपतवंत पनूम का ये जो है वो साफ दर्शाता है कि इनका 26 जनवरी का प्लान क्या था, एजेंडा क्या था और ये लोग किस एजेंडे से घुसे थे। इसका ही एसोसिएट है मो धालीवाल का ही है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, जिनका टूल किट हमने यहाँ जाहिर किया था। सारे न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को एक्सक्लूसिव हमने उसकी प्रेजेंटेशन और सारी डिटेल्स दी थी। दूसरी बात हमने दिखाया था कि मो धालीवाल ने दीप सिद्धू के अरेस्ट पर उसको ट्वीट कर उसके साथ समर्थन जताया था। एनआईए की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कम से कम 19 करोड़ रुपए दीप सिद्धू को दिए गए, मुहैया किए गए हैं। गुरपतवंत पन्नूम ने खुद न्यूज 18 से बात करते हुए ये कहा है कि उसके पास $10 मिलियन तक का वो पैसा एक दिन में उठा सकता है और कम से कम 14,000 लोगों को वो उसका ऑर्गेनाइजेशन, ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन अभी भी पंजाब में सपोर्ट कर रहा है। अब उसने ये ट्वीट किया है, ये भी कहा है कि देखिए आप एसएफजे से अगर जुड़ते हैं, खालिस्तानी मूवमेंट में आप जुड़ते हैं, हमारे जो खालिस्तान पिच पर आप जुड़ते हैं, तो हम आपको $21,000 साल का देंगे। ये भी वो कहने की कोशिश कर रहा है। अब जरूरत ये है कि जो देश हमको अपना मित्र बताते हैं जैसे यूके, कनाडा, तो जस्टिन ट्रूडो, बोरिस जॉनसन को ये बताने की जरूरत है कि वो इन लोगों को पनाह देते रहेंगे। उनका देश ऐसे लोगों को पनाह देता रहेगा जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत में विनाश की लीला रचना चाहते हैं, या फिर भारत का सहयोग करेगा और इनको भारत के हाथों सौंपेगा ताकि हमारा कानून इनको पूरी तरह से जस्टिस दे सके। जी, तो भारत सरकार इसको लेकर जाहिर तौर पर अब इन देशों से भी संपर्क साधेगी, लेकिन ये कनेक्शन, खालिस्तानी कनेक्शन और किस तरीके से देश के भीतर ये पूरी साजिश को अंजाम। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तोमर का कांग्रेस पर हमला, कृषि सुधार कानून पर नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, उनकी तरफ से घेरा गया है कांग्रेस को और कहा है कि झूठ बोल रही है कांग्रेस। कृषि सुधार कानूनों पर बोलते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जनता को गुमराह किया गया और कांग्रेस का झूठ पकड़ा गया है, कांग्रेस झूठ बोल रही है। कृषि मंत्री का ये बड़ा बयान। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर हमला किया, कांग्रेस को घेरते हुए कृषि सुधार कानून पर उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि झूठ बोल रही है कांग्रेस, जनता को कांग्रेस ने गुमराह किया और कांग्रेस का झूठ पकड़ा गया। कृषि सुधार कानून पर लगातार विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं और इस सबके बीच सरकार बार बार भरोसा दिला रही है, लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से हमला हुआ तो पलटवार करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से कांग्रेस को घेरा और ये साफ तौर पर कहा कि झूठ बोल रही है कांग्रेस। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, क्या कहा नरेंद्र सिंह तोमर ने? विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़ गए। विक्रांत, क्या कहा उन्होंने? देखिए, कल लोकसभा में बहस चल रही थी, उस दौरान जो है कांग्रेस की तरफ से रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था कि जो 3 कृषि कानून है उनमें से एक कानून में ये कहा गया है कि जो वो कानून लागू होने के बाद जो एपीएमसी मंडी हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो इसी बात को लेकर के अनुराग ठाकुर ने कड़ी आपत्ति जताई थी और उन्होंने कहा था, कांग्रेस सांसद को चुनौती दी थी कि वो इन तीनों कानूनों में से दिखाएं कि किस कानून में लिखा है कि एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसी भी कानून में ये रिटर्न हिस्सा नहीं है। इसी कारण इसी बात
पर बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने उन्हें घेरा था और ये कहा था कि सदन में कि कांग्रेस लगातार इस मामले में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। और वही बात आज अनुराग ठाकुर की उसी बात को आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है किसानों को भरमाने की, उनमें झूठ फैलाने की। और कल अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के झूठ को लोकसभा में ही पूरी तरीके से खोल दिया था, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि जो एपीएमसी एक्ट है उसके तहत जो मंडियां बनी हुई है उन मंडियों को खत्म करने की ये साजिश है। और तीनों कृषि कानून में से एक कानून में लिखा गया है कि मंडी खत्म हो जाएगी, हालांकि ये कानून का हिस्सा नहीं है। इसके बाद बिट्टू ने अपनी तरफ से दलील दी थी कि जो सरकारी मंडियां हैं उनमें टैक्स लगता है, जबकि जो प्राइवेट मंडी बनाई जाएंगी उनमें किसी तरीके का टैक्स नहीं था। तो इससे अपने आप जो है सरकारी मंडियां धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस के इस नेता के जो बिट्टू का जो कथन था उस पर अनुराग ठाकुर ने कड़ी आपत्ति जताई थी कि सदन को भ्रमित करने की, सदन में गलत बयानी करने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है। और आज कृषि मंत्री ने भी उसी बात को उठाया है कि कांग्रेस लगातार इस मसले पर झूठ बोलने की कोशिश कर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि सुधार का विरोध करने के लिए कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया। आइए वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, किसान हितैषी केंद्र सरकार ने कृषि सुधार कानून किसानों के व्यापक हित में बनाए हैं, लेकिन अपना जनाधार खो रही कांग्रेस एक के बाद एक झूठ पर झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। देश की संसद में भी कांग्रेस के सांसद कृषि सुधार कानूनों पर सफेद झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने फिर गुमराह किया और हमारे मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनका झूठ तुरंत ही बेनकाब कर दिया। विक्रांत, लेकिन ये रुख दिखा रहा है कांग्रेस का कि कांग्रेस बदलने वाली नहीं है, वो लगातार इसी तरह की कोशिश करती रहेगी। विक्रांत, आवाज मिल रही है आपको? चलिए विक्रांत के पास चलेंगे, लेकिन आपको बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर ये कहा कि लगातार कांग्रेस गुमराह करने का काम कर रही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के सांसद सदन में भी गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं। हालांकि जो सरकार है वो लगातार उस झूठ को कर रही है बेनकाब। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया 18 फरवरी से होगी शुरू। हर साल नवंबर दिसंबर के महीने में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन कोरोना के चलते इस साल फरवरी में एडमिशन शुरू होंगे। बीते दिनों सीएम अरविंद केजरीवाल ने जल्द नर्सरी एडमिशन शुरू करने के संकेत दिए थे और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 18 फरवरी से इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो दिल्ली में यह प्रक्रिया शुरू होगी, 4 मार्च तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। इस बात के संकेत मुख्यमंत्री की तरफ से भी। पहली लिस्ट 20 मार्च को आएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली में नर्सरी एडमिशन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि हर साल नवंबर दिसंबर में जो नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया होती थी वो कोरोना की वजह से इस साल फरवरी में शुरू होगी। बीते दिनों सीएम अरविंद केजरीवाल ने जल्द ही नर्सरी एडमिशन शुरू करने के संकेत दिए थे और इसके बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 18 फरवरी से इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। दीपक रावत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी? दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि 18 फरवरी से जो है वो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 4 मार्च तक रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख होगी और उसके बाद एडमिशन की जो पहली लिस्ट आएगी वो 20 मार्च को जारी कर दी जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जल्द से जल्द हम तमाम स्कूलों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कोरोना के मामले लगातार घटे हैं। कल भी जो कोरोना रिपोर्ट आई थी उसमें एक भी मौत नहीं नजर आई है, तो काफी ज्यादा मामले कंट्रोल में है और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक हर क्लासेस के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। पहले 12वीं और 10वीं कक्षा के लिए क्लास खोले गए थे, उसके बाद 9वीं और 11वीं के लिए, और अब साफ तौर पर आदेश में कहा गया है कि 18 फरवरी से नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि ये लेट है इस बार क्योंकि पिछले सालों के मुकाबले नवंबर दिसंबर में ये प्रक्रिया शुरू हो जाती थी, लेकिन सरकार का ये कहना है कि अब जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को खत्म कर लिया जाएगा। जी दीपक, बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो नदी की धारा को मोड़ दें और ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 13 फरवरी को शाम के 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए। 3 जीनियस एक साथ, तीनों आज के आर्यभट्ट कहे जा रहे हैं। सिर्फ 11 साल का जयादित्य शेट्टी मुंबई में रहता है, लेकिन उसे जानती है पूरी दुनिया क्योंकि उसके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं।
2019 में उसने मैथ्स, मेंटल मैथ्स और स्पीड रीडिंग से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप मेमोरियाट टर्की ओपन चैंपियनशिप जीती। उसके मुकाबले में थे 13 देशों के 168 चेहरे। जयादित्य खुद को एथलीट की तर्ज पर मैथलीट कहता है। सिर्फ 15 साल का चिराग राठी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गरीब परिवार का विलक्षण बच्चा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला चिराग नंबर किंग है। 20 करोड़ तक कोई भी नंबरों का जोड़, घटाना और मल्टीप्लाई करने का काम कैलकुलेटर से भी तेज करता है। 100 करोड़ तक के पहाड़े उसकी जुबान पर हैं। पलक झपकते ही स्क्वायर या स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बता देता है। वहीं मुंबई की सिर्फ 10 साल की अवंतिका कांबली भी मैथ्स चैंपियन है। 6 डिजिट इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट की किड्स कैटेगरी में दुनिया के दूसरे नंबर पर है। हाल ही में दुनिया में मेंटल मैथमेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसने यंगेस्ट अचीवर्स अवार्ड जीता। अवंतिका आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड से भी कम वक्त में रूबिक क्यूब की पहेली को सुलझा चुकी है। मेंटल मैथ के ये तीनों गुरु एक साथ एक जगह होंगे और वो मंच होगा बायजूस यंग जीनियस का। 3 मैथ्स गुरुओं का हुनर देखिए 13 फरवरी शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर।